नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। यह है ओआरएफ की खास पेशकश। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मनोज जोशी। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका वो देश जो भारत के पड़ोस में है और जो लगातार एक अस्थिरता झेल रहा है, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से ही ये देश बिल्कुल बिखर गया है। और हमने देखा लगातार पिछले हफ्तों वहां पे विरोध प्रदर्शन हुए और उग्र प्रदर्शन हुए, क्योंकि लोगों के मन में जो आक्रोश था वो सड़कों पर नजर आया। आक्रोश इतना ज्यादा था कि राष्ट्रपति गोटाबाया को आखिर देश छोड़ना पड़ा। वो सिंगापुर पहुंचे और उसके रास्ते वो आगे गए और वहां से फिर उन्होंने इस्तीफा भेजा। अब यहाँ पर दोबारा चुनाव हुए हैं और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए थे उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया है इस समय, रानिल विक्रमसिंघे। मनोज जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और श्रीलंका की स्थिति अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर अभी चुनाव हुए और कुछ ये देखा हमने कि आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उससे आपको लगता है कि यहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उस पे किस हद तक फर्क पड़ सकता है? देखिए, उसके दो पहलू हैं। तो यह है कि जो नई सरकार है वही लोग हैं जो पुरानी सरकार में थे। तब जो है एक सरकार नहीं बनी है, ऑपोजिशन जो है उस पर नहीं आया है। एक तो ये सवाल है। तो लोगों का रोष मतलब है जरूर जो है रणजीत सिंह के भी खिलाफ होगा। दूसरा पहलू ये है कि जो क्राइसिस की जो जड़ है वो तो अभी नहीं हटी है, क्योंकि जड़ तो वहीं की वहीं रह गई है। क्योंकि अभी भी जो है आर्थिक सुधार लाने हैं, श्रीलंका को जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति है उसको सुधारना है, जो उसके ऋण हैं उनको तारना है। तो ये सब कुछ की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ये क्राइसिस तो अभी है। मैं समझता हूं कि जब तक एक वास्तविक में एक राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन गए हैं, पर कितनी इनकी लेजिटिमेसी है वो मैं नहीं जानता। जी जी। तो अब क्योंकि इनके खिलाफ भी मनोज जोशी बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था और चाहते थे कि ये इस्तीफा दें और जाएं, क्योंकि आपने सही कहा कि ये जो पुराना निजाम था, पुराना जो शासन था, ये उसी के हिस्सा हैं और इसलिए इनके खिलाफ भी काफी आक्रोश था। तो ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन, जो लोगों के मन में गुस्सा है, क्या लग रहा है कि उस पर ये काबू कर पाएंगे? इनके सामने चुनौतियां कई हैं। जो आर्थिक चुनौती है वो तो है और उसमें तो काफी समय लगेगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से पटरी पे आ जाए अर्थव्यवस्था, ये मुमकिन नहीं है। पर जो राजनीतिक अस्थिरता है, क्या ये लोगों को, श्रीलंका में हमने हमेशा से देखा है कि बहुत ज्यादा जो सोशल एथनिक क्लैशेस भी रहे हैं, क्या ये लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, कल रात है श्रीलंकन आर्मी ने वहाँ विपक्ष के जो कैंप में उसका किया है, वहाँ काफी मारपीट हुई है। तो मुझे लगता है कि विक्रम सिंह अभी जो है पुलिस और आर्मी के और कोशिश करेंगे कि जो प्रोटेस्ट है उसको दबाने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ पहले भी इल्जाम लगाया कि ये जो है फांसीवादी एलिमेंट है, इनमें कुछ जो है फांसीवादी एलिमेंट है। तो जब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि विक्रम सिंघे किसी नरमी से इसको डील दिखाएंगे। और पर सकता, क्योंकि तो राक्षस पर उसके और मैं नहीं कहता हूं कि एक हद से ज्यादा जो है तो एक मैं इस समय स्थिति जो है बहुत नाजुक मोड़ पे है, बहुत नाजुक मोड़ पे है। और अगर बल का प्रयोग किया जाए और कोशिश की जाए कि इसको दबाया जाए और काबू में, तो समझ विक्रम सिंघे की दिन वो आप गिन सकते हैं। यानी कि रानिल विक्रमसिंघे का सत्ता संभालना, ये हम इसको एक स्थायी
समाधान के रूप में तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शन अभी भी है, नाराज़गी अभी भी है और आपने जैसा बताया खबरों में आया है कि बल प्रयोग किया जा रहा है और अब सख्ती की जा रही है। तो इस सख्ती से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अस्थिरता और भी बढ़ सकती है। तो एक बहुत ही नाज़ुक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन चलते रहें, ये भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि श्रीलंका के आस-पास जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनका क्या इसमें क्या वो कर सकते हैं? जैसे चीन की बात अक्सर होती रही और हमने देखा कि चीन बहुत ज़्यादा श्रीलंका का करीबी बनता रहा और ख़ास करके गोटाबाया राजपक्षे जो हैं, वो चीन के बहुत करीब रहे। तो लेकिन ये जब संकट उभरा, तो उसमें चीन ने बहुत किनाराकशी की। चीन बिल्कुल गायब नज़र आया क्योंकि इतना ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट था कि चीन चाहता नहीं था कि वो सत्ताधारी लोगों के साथ मिला हुआ दिखे। लोगों में इतनी नाराज़गी थी। इस समय स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे स्थिरता लाने में कोई पड़ोसी या जैसे चीन जैसे इनके जो दोस्त रहे हैं, जिनका वहाँ इतना ज़्यादा निवेश रहा है, वो कुछ पहल करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत मोड़ है, तो जो पड़ोसी भी बहुत सोच-समझ के काम करेंगे। भारत ने जैसे मदद लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, भारत से केवल भारत सरकार नहीं, पर सरकार ने भी वहां पे खाद्य पदार्थ भेजे हैं, दवाइयां, तो इस मदद तो किया कर सकती है, इसमें कोई नहीं है, और पहल तो तभी होगी जब एक स्थिर सरकार कायम होगी, और फिर उसके बाद अब्राई हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आएगा, वो एक वहां के जो ऋण है श्रीलंका का, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होगी। देखिए, करीब 57 अरब अमेरिकी डॉलर का था, मतलब अप्रैल 2021 में, जिसमें 47% जो था वो अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार का उधार था, जिसमें 13% एशियाई विकास बैंक, 10% चीन, 10% जापान और 9% विश्व बैंक को देना था। तो अब इसको जो है रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका की हालत नहीं है कि वो जो है उसकी जो कमिटमेंट जो है रिपेमेंट की उनको पूरी कर पाए। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसमें कितना, जिसको कहते हैं हेयर कट, मतलब बाल काटे, मतलब जो वापसी है वो पूरी वापसी नहीं होगी, उसमें जो है जो उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको मानना होगा कि पूरा पैसा उनको नहीं मिलेगा, कुछ उनको कम लेना पड़ेगा। और चीन के जो बैंक हैं वो इसी से बहुत घबराते हैं, ये हेयर कट जो है इससे बहुत घबराते हैं। इसी वजह से चीन जो है अभी जो है उसने मदद जो है बहुत कम दी है, ज्यादा मदद नहीं दी है श्रीलंका को क्राइसिस के बाद। और हालांकि भारत ने कम से कम 2.5 अरब का क्रेडिट लाइन दिया है और पदार्थ भी उनको दिए हैं। तो ये सब कुछ जो है ये तभी हो सकता है जबकि वहां पे एक स्टेबल स्थिर सरकार जो है आ जाए। अभी तो ये बहुत जल्दी है ये कहना कि इसको आसानी से संभाला जाएगा, ये नहीं कह सकते इस समय, क्योंकि अभी तो सवाल ये है कि क्या सरकार कैसे वहां पे काम चलाएगी, क्या ऑपोजिशन जो है वो भी सरकार में नेशनल गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। और रणनील विक्रमसिंघे की जहां बात है, अगर आप 2020 में जो पार्लियामेंट का लाइनअप देखेंगे तो रणनील विक्रमसिंघे की यूएनपी को खाली 2% उसको वोट मिला था, 2%। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये लेजिटिमेसी का जो है काफी बड़ा सवाल है इस समय रणनील के सामने, और किस तरह से वो ये स्थिति को संभालेंगे, उनकी रेपुटेशन जो है इस पे, मतलब ये सबसे, मैं समझता हूं उनके सामने जो है ये पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है। रणनील विक्रमसिंघे के सामने उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह वो इसे संभालेंगे। लेकिन उनका चुना जाना इस समय ये लोगों को आश्चर्य में डालता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि और भी ज़्यादा यहाँ पे कंटेंडर्स थे।
और इनके खिलाफ इतनी सेंटिमेंट थी, बावजूद इसके ये वापस सत्ता में आए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि चूंकि गोटाबाया इनको यहाँ पर इनके हवाले सब कुछ करके सत्ता गए थे, तो क्या लगता है इस तरह का कि कहीं ना कहीं वो रास्ता तलाशेंगे गोटाबाया भी अपनी दखलंदाजी का यहाँ की राजनीति में? कोशिश तो जरूर होगी, क्योंकि गोटाबाया जब गए भी थे तो उनको काफी धक्के मार मार के उनको बाहर किया गया, और काफी मतलब सोच समझ के उन्होंने आखिर में इस्तीफा देना ही पड़ा। पहले कहा कि मैं मंगल को दूंगा, फिर मंगल के दिन शाम तक लोगों ने इंतजार किया, फिर ईमेल से उनका इस्तीफा आया। तो जरूर जो है राजपक्षे सरकार, राजपक्षे परिवार जो है वो ये सोच रहा होगा कि कैसे जो है उनकी वापसी हो सके और दोबारा वो सत्ता पे आ जाए। ये मतलब हर पॉलिटिशियन अक्सर सोचता है जब ऐसी स्थिति में उसको बाहर किया जाता है। पर सवाल इस समय ये है, अभी जो सरकार है, अभी एक प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट किया है दिनेश गुनावर्धने, वो भी पुरानी सरकार के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब ये जो है समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रनिल जो है ये मसला जो है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनसे डील करेंगे, इनको सेटिस्फेक्शन देंगे। और जहां तक लग रहा है कि वहां पे बल का ही प्रयोग अभी तक वही देखा है। पर क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं उसमें कुछ वामपंथ के लोग हैं और कुछ दक्षिण पंथ के लोग हैं, ये मिले जुले प्रोटेस्टर्स हैं, इनमें कोई खास लीडर नहीं है, और हो सकता है कि अगर सख्ती बरती जाए तो इनको काबू में लाया जा सकता है। पर सवाल यह है, मैंने जैसे आपसे कहा कि इसके दो पहलू हैं, एक तो पॉलिटिकल पहलू है, पर दूसरा जो है वो आर्थिक पहलू है। पर आर्थिक पहलू को सुधारने के लिए जो है ये पॉलिटिकल पहलू जो है इसको जो है स्टेबलाइज करना है। सबसे पहले कदम जो है वो इसको स्टेबलाइज करना है। जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक वो दूसरा, क्योंकि आईएमएफ और ये जो अलग संस्थाएं हैं ये वहां पे तब तक निगोशिएशन नहीं करेंगी जब तक वो देखेंगे ये सरकार यहाँ पे किस किस्म की है। सही बात है ये कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस समय वहां पे आने में या किसी तरह की मदद देने में हिचकिचाएगी जब तक कि कोई तरह की राजनीतिक स्थिरता वहां नहीं हो जाती है। ये जो आर्थिक बदहाली है, जहाँ पे हमने देखा कि जरूरी चीजें जो हैं, रोजमर्रा जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दवा हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, खाना हो, इन तमाम चीजों के लिए, ईंधन के लिए जिस तरह लोग कतार में खड़े रहे और चीजें नदारद रही, इस स्थिति में श्रीलंका किस तरह पहुंचा, ये एक अजीब सा चक्रव्यूह है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसके चलते बदहाली एक अर्थव्यवस्था की होती रही, और अर्थव्यवस्था इतनी बुरी रही कि यहाँ पे सरकार गिरी और राष्ट्रपति को किसी तरह देश से निकाला गया। तो श्रीलंका में, कोविड में सारी दुनिया में तमाम देशों में इसका असर पड़ा है, लेकिन श्रीलंका की जो ये स्थिति है मनोज जोशी, इस स्थिति में श्रीलंका किस तरह से पहुंच गया? देखिए, आपको मालूम है कि जब ये नई सरकार आई, मतलब गोटाबाया जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, उन्होंने कुछ निर्णय लिए। एक तो लो टैक्स, मतलब टैक्स कम कर दिया ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। फिर उन्होंने वहां पे जो है एक ये स्कीम चलाई कि यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, और उन्होंने जो है फर्टिलाइजर का इंपोर्ट जो है वो बैन कर दिया। तो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बैन कर दिया तो वहां की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल एकदम डाउन हो गया। और साथ साथ ये जो है टैक्स, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आई क्योंकि उन्होंने खुद टैक्स कट कर दिया। और उसके ऊपर कोविड की वजह से, क्योंकि देखिए श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसका मेन इनकम उनकी टूरिज्म से आती है, चाय के एक्सपोर्ट से आती है, कुछ टेक्सटाइल, चावल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से आती है, और उसको पूरा अपना जो है तेल और गैस जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, और खाद्यान्न भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कोविड की वजह से टूरिज्म बिल्कुल नष्ट हो गया, टूरिज्म का सेक्टर जो है बिल्कुल खत्म हो गया जी। और साथ साथ जो मैंने आपको बताया और स्टेप्स उन्होंने लिए थे कि मतलब टैक्स घटा दिए,
और एग्रीकल्चर पे ऐसा कदम उठाया कि जिससे कि उल्टा पड़ा उनको। सब मिल के जो है ये सिचुएशन सामने आ गई। और ऑफ कोर्स ये तो है कि जो उनके भाई थे महिंदा राजपक्सा, और जब से वो सरकार चला रहे थे तो उन्होंने बेतहाशा कर्ज भी लिया था। जो कर्ज लिया था उसको अब चुकाना था। तो जी, कर्ज लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 57 अरब जो है रुपए कर्ज था। वो कर्ज से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, स्टेडियम बनाए गए, एयरपोर्ट बनाया गया, हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया गया, कोलंबो में बड़ी स्कीम्स थी, वहां पे पैसा लगाया गया। तो अब समय आ गया था कि पैसा अब ऋण जो है वापस करना था, अलग अलग किश्तों में वापस करना था। पर ऐसी स्थिति में कोविड की वजह से बात ऐसी उलझी कि उल्टा जो है इनकम की वजह से सब कुछ, श्रीलंका का जो रिजर्व थे सब खत्म हो गए, और वो बिल्कुल जो है उड़की कुड़की हो गई। जी, जी। तो इस स्थिति में श्रीलंका पहुँचा, कई तरह की वजह रही इसके ऊपर, और उसके बाद जो हमने राजनीतिक उथल-पुथल यहाँ पर देखा, श्रीलंका का इतिहास जो रहा है, हाल के इतिहास को अगर हम देखें तो वहाँ पे एथनिक क्लैशेज़, सोशल क्लैशेज़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। इस तरह की जो अराजकता है वो ये भी डर खड़ा करती है। तो आने वाले दिनों में, सालों, महीनों में तो समय लगेगा मनोज जोशी इसकी स्थिति को सुधरने में, पर किस राह जाते देखते हैं इस वक़्त आप, श्रीलंका आर्थिक तौर पे और श्रीलंका राजनीतिक तौर पे? क्योंकि लगता नहीं है कि जो रणिल विक्रमसिंघे अभी चुने गए हैं, वो भी बहुत दिन और बहुत अच्छी तरह से एक सरकार चला पाएँगे। देखिए, वहाँ की श्रीलंका की पॉलिटिक्स में आप जानते हैं एक बहुत बड़ा विवाद था। वहाँ के जो तमिल मूल के लोग हैं और सिनाला मूल के लोग हैं, बहुत सालों से गृह युद्ध था। जी, और महिंदा राजपक्सा की खासियत ये थी कि उन्होंने वो जो एलटीटी की लीडरशिप में जो तमिल मूल के लोग उत्तर श्रीलंका में लड़ रहे थे उनको खत्म कर दिया। मतलब मिलिट्री के बल के प्रयोग से वो खत्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है साथ साथ जो है जब ये ईस्टर के दौरान एक जो इस्लामी फोर्स, ये एक्सट्रीमिस्ट की बॉम्बिंग हुई वहां पे, तो उससे एक नई दरार नजर आई। मतलब जो कि श्रीलंका की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके बीच में और सेनाला पॉपुलेशन के बीच में। और खासियत उसकी ये है कि सिनाला जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है, पर वो औरों को साथ साथ लेना नहीं चाहती है। तो अब इतनी छोटी जगह है, इतना छोटा द्वीप है, तो वहां की पॉलिटिक्स, जैसे एक तो पॉलिटिक्स वैसे ही बटी हुई है। जी, जो वहाँ पार्टियां हैं वो पार्टी खुद जो है, अब जैसे पहले जो है श्रीलंका की पॉलिटिक्स में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ये बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी वहां की। पर अब जो है, अब जैसे ये राजपक्ष बंधुओं की जो पार्टी है श्रीलंका पोडुजना पेरामुना, ये तो अभी अभी आई है, मतलब इसको 5-10 साल हुए हैं। फिर सजित प्रेमदासा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी अभी आई। तो वहां पे पॉलिटिकल ये पार्टीज जो हैं ये खुद स्थिर नहीं है, ये लोग बदलते जाते हैं। फैक्शनल पॉलिटिक्स वहां बहुत तेजी से जो है वहां पे उसका पकड़ जो है काफी दुरुस्त है। और साथ साथ जो है, जैसे मैं बताया आपको, एथनिक इश्यूज हैं, तो तमिल के साथ हैं, मुस्लिम्स के साथ हैं। तो काफी, मतलब इसके लिए चाहिए एक ऐसी लीडरशिप जो कि थोड़ी स्टेट्समैन लाइक हो। मतलब ये नहीं कि वो लोगों को जो है लोगों के बीच में दरार ला के जो है अपनी जीत कायम करें। उसकी जगह पे उनको जो है एक ऐसी राजनीति चलानी चाहिए जिससे कि सब लोग साथ जुड़ के जो है एक छोटे द्वीप में रहें। पर अभी तक उस कैलिबर का लीडर सामने नहीं आया है। मतलब इस पिछले, जी, ये जरूर है कि वहां पे सिविल वॉर था एलटीटी के खिलाफ, उसमें जीत कायम की,
पर उसके बाद जो है उन्होंने जो स्टेट्समैनशिप दिखानी वो नहीं दिखाई, और सबको साथ लेके अगर चलते वही रास्ता सही था। और पर वो जो है घमंड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले आए, दुनिया भर से ऋण लिया, और उसका नतीजा जो है, उसका फल जो है हम आज देख रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल, अब इस समय जो स्थिति बनी हुई है, आज भी सुबह-सुबह जो खबर आई थी कि जो भी सरकार विरोधी प्रदर्शन है और जिनका मुख्य केंद्र है, उसके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। कमांडो सेना के जो हैं, वो वहाँ पे सख्ती बरत रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे के निकल जाने के बाद जिन लोगों ने सत्ता सँभाला है, त्रासदी यही है कि वो भी माफ़ कीजिएगा, गोटाबाया के निकल जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने सत्ता सँभाली और उसके बाद दिनेश गुणवर्धन है। ये दोनों लोग जो हैं, वो राजपक्सा कैंप या कहे कि उनके वफ़ादार, उनके लॉयलिस्ट माने जाते हैं। तो ये त्रासदी है कि वही वापस सत्ता में आ गए हैं और इसलिए लोगों की नाराज़गी, लोगों का गुस्सा या जो विरोध प्रदर्शन है, उसमें कमी नहीं आई है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह यहाँ पर स्थिरता आती है। अगर सख्ती का इस्तेमाल होगा, जैसा मनोज जोशी ने कहा, तो भी ये उल्टे रास्ते जा सकता है और हालात को और बिगाड़ सकता है। तो एक संतुलन किस तरह बनेगा? तो आज गोलमेज़ में हमारी चर्चा जो थी, वो यहीं पे रोकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी, और आप तमाम लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।